Okay. Now we are starting with the capital budget. Yes or no? Capital budgeting is the first chapter of your FM. Financial management का हमारा ये first chapter है capital budgeting. अब इसमें concept क्या है पहले वो समझते हैं कि what is the meaning of capital. पहले मुझे बताओ कि capital का मतलब क्या है, बता सकते हो? Yes, the fund which is invested in your business, that is known as our capital. जितना भी फंड हम लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं. समझ लो इफ यू आर हैविंग अ एक्सेस फंड, एज्यूम कर लो कि हमारे पास कुछ एक्सेस फंड है, तो ऑब्वियसली अगर कुछ एक्सेस फंड रहेगा तो उस फंड्स को हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं. एंड ये हो सकता है कि वी आर हैविंग अ इन्वेस्टमेंट में जो भी है ना, वी आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस, नॉट अ सिंगल ऑप्शन. सो जो अगर मेरे पास 1 लाख है और 1 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. हम लोग एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लो रिस्क लो रिटर्न, ये हो सकता है. अदरवाइज वी कैन इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर, अदरवाइज वी कैन इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है. और अदरवाइज वी कैन से दैट इसी 1 लाख या 2 लाख से हम लोग एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, राइट ना. तो अगर 1 लाख का एक्सेस फंड इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और सब लोग एज्यूम करो कि वी आर हैविंग 5 ऑप्शंस. फर्स्ट एफडी में पैसा इन्वेस्ट, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स है, राइट, या तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर हैविंग अ रिकरिंग डिपॉजिट आल्सो. ओके, अब हम लोगों को देखना है कि 1 लाख का फंड इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. ओके, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग सम क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरियाज हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, कैपिटल बजट. हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि हम लोगों को फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट सोर्स या तो बेस्ट प्लान कौन सा. ये जब आप डिसाइड करते हो ना, दैट इज नोन एज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. इसको कैपिटल बजटिंग के क्या बोला जाता है, टेक्निक. ऑल दीज आर द टेक्निक्स व्हिच इज यूजफुल टू टेक अ डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट. बराबर. अभी जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे सो मेनी फैक्टर्स है, रिस्क है, रिटर्न है, ये 2 फैक्टर में ही सोचा जाता है. लिक्विडिटी है, रिस्क मीन्स व्हाट, जहाँ पे फंड इन्वेस्ट करें वहाँ पे कितना रिस्क है. ओके, नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, तो रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा, राइट. हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, और अगर रिटर्न्स कम है तो ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत कम रहेगा. ये 2 पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट होता है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब है कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू द कैश. आपने जो फंड्स इन्वेस्ट किया उसको आपको कैश में कन्वर्ट करना है इजीली. जैसे कि आपने एफडी में 5 लाख के लिए 5 लाख का एफडी में पैसा रखा 5 साल के लिए फॉर 5 ईयर. अभी अगर बीच में आपको ड्यूरिंग द 5 ईयर अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो क्या, नहीं. अगर कर सकते हो तो कौन से कंडीशन में कर सकते हो, ये सब देख के हम लोग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट ना. तो ये डिसीजन लेने के लिए हम लोग रैंडमली डिसीजन नहीं लेते कि ठीक है 1 लाख रुपये से एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसे रैंडमली डिसीजन लिया जाता है क्या, नहीं. ऑल पॉइंट्स वी हैव टू चेक एग्जामिन, और उसको करने के लिए जो टेक्निक्स फॉलो की जाती है दैट टेक्निक्स कम्स अंडर द व्हाट, कैपिटल बजटिंग, राइट. चिल्ड्रन, समझा. ओके, नाउ दीज आर द टेक्निक्स. इन दिस टेक्निक्स सम टेक्निक्स आर ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड सम टेक्निक्स आर मॉडर्न टेक्निक्स. अभी इनमें से ट्रेडिशनल टेक्निक्स कौन कौन से, पेबैक पीरियड, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड ARR इज नोन एज अ ट्रेडिशनल टेक्निक्स, राइट. मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स बोला जाता है इसको, और जो बाकी के मेथड्स है उनको बोला जाता है मॉडर्न टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फंड्स, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो रहा है, समझा कैपिटल बजटिंग का मीनिंग है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कैपिटल बजटिंग मींस व्हेन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट द फंड्स इन अ वेरियस इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग ये सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है. तो इवैल्यूएशन करने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है दैट टेक्निक इज नोन एज अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक. क्लियर है. ओके, इनमें से ये टोटल 7 टेक्निक्स है, ठीक है. अभी इनमें ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक अलग अलग पार्ट क्यों किया गया उसका एक बेसिक रीजन है. ओके, पेबैक पीरियड है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी है एंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. ये जो टेक्निक्स है ना इनमें हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं कैश इनफ्लो और नेट प्रॉफिट. क्या यूज करते हैं, कैश इनफ्लो और नेट प्रॉफिट, दोनों में से कुछ भी है. एंड सम अदर टेक्निक्स आर देयर. ये जो बाकी के टेक्निक्स है, इन दिस टेक्निक्स वी आर यूजिंग अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. You know it very well. What is the discounting factor? See, discounting factor is equal to 1 divided by 1 plus I raised to n. What is the meaning of discounting factor? मुझे कोई बता सकता है क्या होता है discounting factor? Discounting factor का meaning बोलो. Discounting factor का meaning, see, डिस्काउंटिंग फैक्टर मींस आज का जो प्रेजेंट का 1 रुपीज है उसका आफ्टर 1 ईयर क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट. आज जो 1 रुपीज मिलने वाला है वही अगर 1 ईयर के बाद मिलेगा तो उसका वैल्यू सेम होगा क्या, नहीं होगा. तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फैक्टर यूज किया जाता है दैट इज नोन एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, आज का जो 1
रुपीज है एट द रेट ऑफ 10%, अगर हम लोग सोचे तो आफ्टर द 1 ईयर इसका वैल्यू है 0.9090 बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू n, n इज अ 1 ईयर समझ लो। तो ये क्या बनेगा? 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 करके देखो कितना मिलेगा? 0.9090। और वी कैन से दैट जो हम लोगों को 1 रुपीज फ्यूचर में मिलने वाला है, वापस वन सेकंड आई एम रिपीटिंग, जो 1 रुपीज देखो वापस देखते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इज व्हाट। जिन टेक्निक्स में हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मॉडर्न टेक्निक्स बोला जाता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर मीन्स जो हम लोगों को 1 रुपीज इन फ्यूचर मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को, राइट, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन द फ्यूचर, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फैक्टर यूज होता है दैट इज नोन एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो जो 1 रुपीज हम लोगों को 1 ईयर के बाद मिलेगा उसका व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू कितना है, ये जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर मिल रहा है 0.9090। क्लियर है? मतलब 1 साल के बाद अगर 1 रुपये मिला तो जो उसकी आज की वैल्यू कितनी है? तो 0.9090। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर जिस टेक्निक में यूज किए जाते हैं दैट ऑल टेक्निक इज नोन एज अ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो एमपीवी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है एंड आईआरआर है, इसमें सब में डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया जाता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्लियर है? ओके, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टेक्निक दैट इज द पेबैक पीरियड। क्या है पेबैक पीरियड? मीनिंग इज व्हाट? पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या होता है? सी, आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना सबसे पहले आप ये सोचते हो कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो मुझे कब रिटर्न मिलेगा। सोचते हो कि नहीं? इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो समझ लो, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आज मैंने 1 लाख का इन्वेस्ट किया, ये 1 लाख मुझे कब तक रिटर्न मिल रहा है? एक्स्ट्रा का मिलेगा वो तो प्रॉफिट है, वो मिले ना मिले बट मैंने जितना इन्वेस्ट किया पहले मुझे वो रिटर्न मिलना चाहिए, ये सोचते हो। तो पे बैक पीरियड जो कंसेप्ट है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड है। पे बैक पीरियड, आपने जितना पे किया तो कितने पीरियड में रिटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज अ पे बैक पीरियड। क्लियर है? एक एग्जांपल बता देती हूँ, ध्यान रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख एंड वी आर गेटिंग अ रिटर्न्स 10,000 पर मंथ अप टू 12 मंथ हम लोगों को रिटर्न मिल रहा है। कितना रिटर्न मिल रहा है? अच्छा, एग्जांपल क्लियर है? क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट कितने का करा है? वो लोगों को 1 लाख का 1 लाख का इन्वेस्ट किया तो क्लियर है कि उसमें हम लोगों को हर महीने में 10,000 रिसीव हो रहा है एंड इट इज रिसीव्ड अप टू 12। ये क्वेश्चन में क्लियरली हो रहा है, राइट? नाउ वी कैन से दैट हम लोगों को जो रिटर्न्स मिल रहा है ना दैट रिटर्न्स इज द सेम फॉर ईच एंड एवरी ईयर। हम लोगों को मिलने वाला रिटर्न ईच एंड एवरी ईयर, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल ईच एंड एवरी मंथ इज द सेम। हर महीने में सेम रिटर्न मिल रहा है 10,000 का। तो मुझे एक बार बताओ 10,000 अगर हर मंथ में मिलेगा तो 12 मंथ्स के लिए टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख बनेगा। हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। रिटर्न में कितना मिला? 1,20,000। डिफरेंस इज व्हाट? 20,000। दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, ये पॉइंट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इन पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? हम लोगों को ये सोचना है हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट हम लोगों को कितने मंथ्स में रिटर्न हो रहा है। कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 1 लाख, रिटर्न कितना मिल रहा है? 10,000। तो अगर आपने 10,000 रिटर्न मिल रहा है तो वी कैन से दैट 10 महीने तक आपको कितना मिल सकता है? अप टू 10 मंथ्स वी आर रिकवरिंग हाउ मच? 1 लाख। कर सकते हैं कि नहीं? तो ये जो 10 मंथ्स है ना दैट इज नोन एज अ पे बैक पीरियड। क्लियर हो गया 10 मंथ का मतलब क्या? ठीक है, एक बार फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं। पे बैक पीरियड का मीनिंग समझना है। Payback period means a period in that period our investment amount is recovered। एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट पूरा का पूरा रिकवर हो रहा है। That period is known as what? Payback period। Now payback period के लिए हम लोगों को चाहिए CI। CI का फुल फॉर्म है cash inflow। Now two terms are there, cash inflow and cash outflow। Cash inflow का मतलब क्या? Cash outflow का मतलब क्या? Cash outflow means what? कैश जा रहा है। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो अमाउंट है ना इन्वेस्टेड वाला अमाउंट दैट इज नोन एज अ कैश आउटफ्लो, क्योंकि उसका कैश हमारे से जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दैट फंड इज नोन एज अ व्हाट? कैश आउटफ्लो। एंड कैश इनफ्लो मींस व्हाट? जब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया तो आफ्टर द इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग सम रिटर्न एंड दैट रिटर्न जो आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर दैट इज नोन एज अ कैश इनफ्लो। समझ में? आउटफ्लो इज व्हाट, इनफ्लो इज व्हाट। ओके, पेबैक पीरियड के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कैश इनफ्लो चाहिए। बट नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट द कैश इनफ्लो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैश इनफ्लो का मीनिंग क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन
आफ्टर टैक्स, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स वंस यू कैन कैलकुलेटेड दैट इज नोन एज अवर कैश इनफ्लो। अभी हम लोग कैश इनफ्लो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले डेटा क्लियर किया हुआ है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट, दैट इज नोन एज अवर नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। सही है, समझा? इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे बोलो? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। तो वी गॉट अ नेट प्रॉफिट व्हिच इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, बिकॉज जो बिफोर डेप्रिसिएशन था उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो डेप्रिसिएशन माइनस किया तो उसको क्या बोला गया? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट व्हाट? बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स माइनस नहीं है तो अब टैक्स माइनस करेंगे, तो वी गॉट अ नेट प्रॉफिट व्हिच इज आफ्टर डेप्रिसिएशन एज वेल एज आफ्टर टैक्स। समझा? फिर उसमें वापस से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? ऐड, एंड देन यू गॉट फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। क्लियर है? ये लॉजिक आप लोग याद करना ही होगा। अभी आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन ऐड ही करने का था तो डेप्रिसिएशन माइनस टू आया ना? क्या कंसेप्ट है? टैक्स माइनस करने से पहले वी हैव टू डिडक्ट ऑल द एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम लोग टैक्स माइनस कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया, बाद में टैक्स माइनस किया। पर हम लोगों को जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, मतलब उसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं करना है, तो वापस से डेप्रिसिएशन को क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐड कर रहे हैं। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अगर आप बोलोगे कि डेप्रिसिएशन को ऐड क्यों किया? सी, जैसे कि हम लोग सैलरी पे करते हैं तो सैलरी में कैश इज एक्चुअली गोज अप, यस और नो? तो अगर सैलरी में कैश जा रहा है तो एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि खर्चा हो रहा है। वैसे जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन में कैश आउटफ्लो होता है क्या? सच में आप कैश पेड करते होते हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, तो यहाँ पे कोई फंड्स हमारे बाहर नहीं जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को वापस से क्या किया? नेट। समझा अच्छे तरह से? क्लियर है वाला पॉइंट? तो पे बैक पीरियड के आपको क्या फाइंड आउट करना है? सीआर। सीआर मतलब कैश इनफ्लो, मींस ऐसा प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना है बट क्या माइनस करना है? ओनली टैक्स। बट टैक्स माइनस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, इसलिए सबसे पहले ऐसा प्रॉफिट जिसमें से नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दोनों माइनस नहीं किया, उसमें से पहले क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो जैसे डेप्रिसिएशन माइनस किया वी गॉट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स भी माइनस किया वी गॉट आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, एंड हम लोगों को तो चाहिए व्हाट? सी, बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए ना, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड करके आपको ये मिला। बट नाउ दी वर्डिंग आर वेरी लेंथी, हां ना, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट वाला टेबल नीचे क्या ये क्लियर? दिस इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, पहले हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, पर टैक्स माइनस किया है क्या? नहीं, तो दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी डिडक्टेड। क्लियर है? ओके, फिर हम लोग क्या माइनस करेंगे बोलो? टैक्स। देन यू गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर वर्डिंग है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोथ इज डिडक्टेड compulsory, and again add what? Depreciation, and finally you got what? CR, cash inflow. Then समझा कि नहीं समझा? Sure, अच्छी तरह से। तो आपको लिखने के लिए आपको ये टेबल यूज करना है। तो जब भी हम लोगों को पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है तो ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में CI दिया है क्या? कैश इनफ्लो इंफॉर्मेशन इज गिवन और नॉट? If it is not given, we have to find out the CI with this sequence, with this table. अगर सब लोग आपको PBT देके रखा है मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो आप टैक्स माइनस करेंगे, पीएटी मिलेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, यू गॉट अ सीआई। अगर हम लोग को डायरेक्टली सीआई दिया है तो ये कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन यूज द व्हाट? सीआई। समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ओके, तो पेबैक पीरियड के लिए हम लोगों को चाहिए सीआई, बट इन दिस वी आर हैविंग अ टू सिचुएशन व्हेन इनफ्लोज आर सेव एंड व्हेन इनफ्लोज आर नॉट सेव। नाउ व्हेन इनफ्लोज आर सेव, इसमें क्या सिचुएशन होगा देखो? इनफ्लोज आर सेव मतलब अभी का एग्जांपल, हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया है चेक करो, 1 लाख, एंड वी आर गेटिंग 10,000 ईच एंड एवरी मंथ। हम लोगों को 10,000 मिल रहा है हर मंथ में, तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो ईच एंड एवरी मंथ सेम है कि नहीं है? इसको बोलते हैं कैश इनफ्लोज आर सेम फॉर ईच एंड एवरी ईयर और मंथ। इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? कैश आउटफ्लो। दिस इज आल्सो नोन एज अ कैश आउटफ्लो, मींस योर इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, मतलब आपको मिलने वाला रिटर्न। क्लियर? और ये किसके लिए यूज होता है? व्हेन योर इनफ्लोज आर सेम। तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। जब हमारे इनफ्लोज सेम है तो पेबैक पीरियड के लिए क्या किया जाएगा? योर कैश आउटफ्लो दैट इज अबाउट 1 लाख, और इनफ्लो कितना मिल रहा है हम लोगों को? 10,000। करके देखो आया 10 मंथ या तो ईयर, जो भी मंथली रिटर्न मिल रहा है इसलिए मंथ, ईयर भी होगा तो ईयर। क्लियर हो गया?
एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द वे योर इनफ्लोज आर नॉट सेम। हमारे मिलने वाले जो रिटर्न्स है कैश इनफ्लोज है वो सेम नहीं है। अब ये सेम है कि नहीं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ इन योर क्वेश्चन ईयर्स इन्फॉर्मेशन इज ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड ईच एंड एवरी ईयर का इनफ्लो आपको देके रखा है, बराबर है, वो अलग अलग है, देन वी कैन से दैट योर इनफ्लोज आर नॉट सेम। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, बराबर है, समझा कि नहीं समझा, राइट? बट ये फॉर्मूला मैं सम में एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं। कंसेप्ट क्लियर है? सम स्टार्ट करें, पेबैक पीरियड सम का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मींस व्हाट? पहले वो देख लेते हैं कि पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हम लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया, ईच एंड एवरी मंथ वी आर गेटिंग 10,000 एंड इट इज अप टू 12 मंथ, तो टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है? 1 लाख लगी, और हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया है? ओनली 1 लाख, तो बेनिफिट कितने का होगा? 20,000 का। दैट इज नोन एज अ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, नथिंग एल्स। तो पे पता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो जो रिटर्न होता है, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है ना, दैट इज नोन एज अ व्हाट? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया व्हाट इज द पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी? नाउ अगेन वी आर हैविंग फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? कैश इनफ्लोज आर सेम। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो मींस जो पैसा आपको मिल रहा है ईयरली मंथली वो मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड, राइट? जो भी हमारा एस्टिमेटेड लाइफ है उसमें से हम लोग पेबैक पीरियड माइनस करेंगे एंड देन फाइनली मल्टीप्लाई बाय व्हाट? कैश इनफ्लो। फॉर्मूला क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज व्हाट? व्हेन योर इनफ्लोज आर नॉट सेम। तो सिंपल है, टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो। जितना आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है वो लो, उसमें से आउटफ्लो माइनस कर दो, वी गॉट द आंसर। समझा के? तो समझा, इजी है, ठीक है, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। निकालो प्लीज। Okay, we are starting with the question number 1. Mimosa Company Limited had invested in the machine at a cost of 9 lakh. कितना अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया? जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कैश आउटफ्लो। तो दिस 9 लाख इज योर कैश आउटफ्लो पर जा रहा है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ओके। रिट्रेसमेंट इन द स्टाफ, 4 स्टाफ इन द सैलरी ऑफ 20,000। सी अगर समटाइम ऐसे होता है ना कि अगर हम लोगों ने कोई एक मॉडर्न मशीन लाया तो कुछ स्टाफ्स की जरूरत नहीं होती है, बराबर, तो उनको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रहा है, एक मशीन हम लोग परचेज कर रहे हैं तो एट ए टाइम हम लोग 4 स्टाफ को निकाल रहे हैं। तो 4 स्टाफ्स को निकाल रहे हैं तो उनका जो सैलरी है वो हमारे लिए सेविंग है, एंड सेविंग इज अ वन टाइप ऑफ इनकम, राइट? मतलब हमारे पास स्टार्टिंग में मशीन आने से पहले, मशीनरी परचेज करने से पहले हमारे पास 4 पीपल्स थे एज अ स्टाफ, उनका 20,000 का सैलरी था। अब जब नया मशीनरी परचेज कर रहे तो इन 4 स्टाफ की जरूरत नहीं है तो उनको निकाल दें, तो इतना पैसा हमारा सेव होगा, एंड सेविंग इज अ वन टाइप ऑफ इनकम, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। आफ्टर दैट एडिशनल स्टाफ रिक्वायर्ड। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हम लोगों को एक न्यू स्टाफ चाहिए और उसका सैलरी है 1 स्टाफ, उसका सैलरी है 40,000। सेविंग इन द वेस्टेज बिकॉज ऑफ मशीन, अगेन देयर इज अ सेविंग इन द वेस्टेज, सेविंग इन द मेंटेनेंस, बट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल इज 15,000। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड एंड इग्नोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। दे क्लियरली से दैट फाइंड आउट द पेबैक पीरियड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ऑब्जर्व कि इनफ्लोज आर सेम और नॉट सेम। कैसे डिसाइड करेंगे? इस क्वेश्चन में कोई ईयर वाला इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 कुछ नहीं। Anything is not given. It means we can say that our inflows are what? Same. ये वाला सिचुएशन चाहिए, ठीक है। पेबैक पीरियड के लिए क्या चाहिए बोलो? CR, मतलब कैश इनफ्लो, तो ये सिचुएशन अप्लाई करना होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक करो, नहीं है। बट सेविंग हमारे लिए क्या होते हैं? इनकम्स होते हैं ना, ठीक है। अभी ध्यान देना, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। पहले हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कैश इनफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो में कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज अ पर्टिकुलर, सेकंड वन इज अ अमाउंट। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, देयरफॉर राइट डाउन इनकम। इनकम में सारे सेविंग्स आएंगे। फर्स्ट वन रिट्रेंचमेंट इन स्टाफ, यस और नो? कितना हो रहा है वो? 4 स्टाफ है, सैलरी कितना है बोलो? 20,000, तो इतना अमाउंट 80,000। फिर और सेविंग्स क्या क्या बोलो? सेविंग इन वेस्टेज भी है, सेविंग इन इतना ही सेविंग था। अब कब है इनका टोटल? 1,30,000 लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम लोगों को रिक्वायर्ड है एडिशनल स्टाफ, एडिशनल एक स्टाफ चाहिए, उसका सैलरी कितना है बोलो? 40,000। तो 40,000 इज एक्सपेंसेस, उसको माइनस करेंगे। एज वेल एज एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना? 3,000, ये भी तो माइनस ही करेंगे, करो माइनस। बोलो पक्का?
and this is known as a net profit before depreciation before tax. लिखा हुआ सही है, समझा कंसेप्ट इज व्हाट. पहले सारे इनकम्स को एडिशन किया, इनकम में क्या क्या था चेक कर लो. 20,000 into 4 था 80,000, राइट. और सब कैलकुलेशन पहले इनकम ऐड किए. इनकम मतलब सेविंग मतलब इनकम होता है. दिस इज द टोटल, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए. नाउ वी कैन से दैट दिस वन इज अ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स. दे क्लियरली से दैट. ओके, बट उन्होंने आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, इग्नोर द व्हाट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. इसका मतलब यही क्या बन जाएगा, CR. तो वी गॉट अ CR, दैट इज 75,000. समझा? ओके, अब हम लोग का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, दिस वन इज योर फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड. नो, सेम है ना, तो सेम वाले के लिए फॉर्मूला यूज होता है. व्हेन द पेबैक पीरियड, हां इनफ्लो, दिस इज इनफ्लो ना, एंड ईच एंड एवरी बोला है क्या, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना. इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द पर्टिकुलर ईयर्स और कितना है, एज्यूम दैट इट इज द सेम फॉर ईच एंड एवरी ईयर. तो यहाँ पे सिंगल इनफ्लो है, हम लोगों ने एज्यूम किया कि ईच एंड एवरी ईयर के लिए ये सेम, राइट. तो सेम है तो फॉर्मूला का यूज होगा, बताओ मुझे जरा. देखो, पेड बैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो. व्हाट इज योर आउटफ्लो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे हम लोग, समथिंग 9 लाख, डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना हुआ फिर, दैट इज अ 12 इयर्स. तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 12 ईयर. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फंड हम लोगों ने 9 लाख इन्वेस्ट किया है, अकॉर्डिंग टू अवर एम्प्लॉय इसको रिकवर करने के लिए 12 साल लगेंगे. 12 इयर्स आर रिक्वायर्ड. देन समझ में आया पे बैक पीरियड क्या होता है, हो गया. ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द सफर लिमिटेड. इन्वेस्टमेंट 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ इज अ 10 ईयर एंड टैक्स रेट इज अ 50%. What is the information we got? Investment is a cash outflow, that is a what, 1 lakh. What is the life of the year? 10 years. मतलब जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें उस प्रोजेक्ट का 10 years तक मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. That is the estimated life of that project. After that, tax rate is a 50% they already given. Now please observe years are given 1, 2, 3, 4. Each and every year profit before depreciation दिया है. Profit before depreciation means obviously profit before tax also. So this is the this information, right? And observe that each and every year we are getting a different inflows. मतलब कौन सा कैटेगरी है? Inflows are not same. सही है ना? Profit before tax है, depreciation है, profit after tax है and tax है. ये data उन्होंने दिया है. And they say that find out the what payback period. Yes or no? हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है. अभी बोर्ड पे ध्यान देना. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. वी आर हैविंग अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन भी अवेलेबल है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल, राइट. हाँ, तो इसको लेते हैं, ठीक है. नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स ये डेटा आपको खुद दे के रखा है. डेप्रिसिएशन इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, राइट. तो लोग यहाँ से टेबल बनाएंगे. चेक करो आपके इन्फॉर्मेशन में. फर्स्ट कॉलम इज विच वन, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, मतलब ऑब्वियसली वो बिफोर टैक्स भी है. फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया है. तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही है ना. आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन माइनस है बट टैक्स माइनस है क्या, नहीं है. तो दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यहाँ से कॉलम बनाएंगे, राइट. आपको चाहिए तो आप सारे कॉलम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जरूरत नहीं है तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करोगे. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 2. First of all, write down here 1, 2, 3 as well as 4. This is the profit before tax. मतलब टैक्स माइनस करने के पहले का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में. बोलो कितना, 30,000 है ना. 30,000 then what, 50,000. After that 40. समझा कौन सा पॉइंट कवर कर रहा है. तो 40,000 as well as what, 40,000. नेक्स्ट क्या करते हैं बोलो, लेस टैक्स. कितना परसेंट है टैक्स, 50. 30,000 का 15%, 15,000. सही है, उन्होंने दिया भी है. 25,000, 20,000 as well as what, 20,000. ओके, माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दैट इज द सेम अमाउंट, 15,000, 25,000, 20,000 as well as what, 20,000. राइट. बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज. अभी हम लोग ये सिचुएशन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब क्या करना चाहिए, ऐड डेप्रिसिएशन. देन यू वांट व्हाट, सीआर. तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड व्हाट, डेप्रिसिएशन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलो प्लीज. दिया है क्वेश्चन में. इट इज अ 10,000 फॉर ईच एंड एवरी ईयर. एंड ऐड करने के बाद वी गॉट व्हाट, सीआर. कितना, 25,000, 35,000,
30,000 as well as 30,000. Done? Okay. Now please concentrate. Payback period में when your inflows are not same, so in this situation we have to find out the CCI. CCI को बोलते हैं cumulative cash inflow. क्या बोला जाता है? Cumulative cash inflow. कैसे find out करेंगे? फर्स्ट ईयर का सेम इनफ्लो आउटर में लिख दो, दैट इज 25. अब इस 25 में नेक्स्ट इनफ्लो को ऐड करो. 25,000 प्लस 35,000 60,000, 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,000 प्लस 30,000 20,000. डन? यहाँ तक समझ में? इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोगों को कितना रिटर्न्स मिला? 25. ओके, अप टू द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तक आपको टोटल रिटर्न कितना मिला है? 60. मतलब करंट ईयर का 30, लास्ट ईयर का 25, 35. ईयर दोनों में से कितना हुआ? 60,000. थर्ड ईयर के एंड तक आपको कितना रिकवरी हुआ है? 90,000. तो ये आपको टोटल रिटर्न शो करना है. यहाँ तक समझा? ओके, नाउ आवर फॉर्मूला. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो. ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज योर कैश आउटफ्लो. यस, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो? 1 लाख. पेबैक पीरियड का मीनिंग यही होता है हम लोग कितना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने पीरियड में रिटर्न हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेबैक पीरियड. ओके, हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया? 1 लाख. तो 1 लाख हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कब तक रिटर्न होगा. राइट, उसके लिए गो टू द सीसीएम एंड सीसीएम में फाइंड आउट करो 1 लाख या तो उससे लोअर अमाउंट. 1 लाख या तो उससे लोअर. 1 लाख है क्या सीसीएम में? नहीं, उससे लोअर तो है. कितना अमाउंट है? ये देखो सीसीएम में है 1 लाख है क्या? डॉट 1 लाख नहीं है. तो 1 लाख या तो उससे लोअर अमाउंट कहाँ दिख रहा है? कौन से ईयर में? 90,000. इन विच ईयर? थर्ड ईयर. तो नंबर ऑफ ईयर में आएगा 3 ईयर्स. लिखा हुआ राइट है. नाउ वी कैन से दैट अप टू 3 ईयर्स we are recovering how much? 3 साल तक आपने कितना रिकवर किया? 90,000. हमारा हम लोग का आउटफ्लो कितने का है बोलो? 1 लाख का है. 1 लाख में से 90,000 रिकवर किया. अभी भी कितना अमाउंट चाहिए? 10,000. तो रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से 90,000 का रिकवरी हो गया. अभी भी रिक्वायर्ड अमाउंट है 10,000. सही है. और ये 10,000 आप कौन से ईयर में रिकवर करेंगे? उसका नेक्स्ट ईयर में. थर्ड ईयर तक वी आर रिकवरिंग 90,000. तो इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन द फोर्थ ईयर, द नेक्स्ट 10,000 रिकवर करोगे. तो नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या लिखा है? एनुअल कैश इनफ्लो. तो फोर्थ ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो दैट इज हाउ मच? 30,000. तो यहाँ पे कितना आएगा? 30. समझा कि नहीं समझा? सही है. क्लियर? ओके, अब फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखो 3 इयर्स को ऐसे रखना, मतलब 3 ईयर है. देखो इन दोनों को डिवाइड करो. 10,000 डिवाइडेड बाय 30,000 0.33. दोनों को ऐड करो 3.33 ईयर्स. हो गया. एनी डाउट इन दिस? समझा कि नहीं समझा? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3. इफ द नेट कैश outlay means what? Cash outflow for the investment project is 30,000 and annual cash inflows for 5 years are 9,000, 12,000, 8,000, 4,000 and 5,000 respectively. Calculate the payback period of the limited. Directly they say that find out the payback period. First of all, what is your cash outflow? बोलो फटाफट. Yes, cash outflow is equal to how much? 30,000. Now they given the inflows. Observe करो, inflows are same or different? डिफरेंट इनफ्लोज है ना, अलग अलग ईयर का इन्फॉर्मेशन है. तो यहाँ लिखा जाएगा ईयर. कितने ईयर्स हैं? 1, 2, 3 as well as 4 and 5. डायरेक्टली दे आर गिवन द कैश इनफ्लो. ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि कैश इनफ्लो दिया है. कितना इनफ्लो है बोलो? 9,000, 12,000, 8,000, 4 ना and 5. These are the inflows. Once you got a CI, एक बार आपको CI मिलता है तो पेबैक पीरियड में क्या चाहिए? CCI, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. तो लिखेंगे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो. कैसे? 9,000 का 9,000, 9,000 प्लस 12 करो 21,000 प्लस 8, 29,000 प्लस 4, 33 प्लस 5. हो गया. कैश इनफ्लो हो गया. तो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. क्या है फॉर्मूला? पे बैक पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ईयर प्लस required amount divided by annual cash inflow. बताओ what is your outflow? 30.
9,000 ये था, 9,000 प्लस 12 21,000, 21,000 प्लस 8,000 29,000, राइट है। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, 29,000 प्लस 4,000 33 एंड 33 प्लस दिस 30। अब समझा? क्यूमुलेटिव कैश इनका मतलब जो इनफ्लोज है उसका हम लोग एडिशन करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी आगे देखो, हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ इयर्स। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इज योर कैश आउटफ्लो, बोलो कितना है? 30,000। तो 30,000 या तो उससे लोअर अमाउंट क्या क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में कहाँ पे है? ये है 29, 30 या तो उससे लोअर चाहिए। 29,000 कहाँ तक रिकवर हो रहा है? थर्ड ईयर तक। तो नंबर ऑफ ईयर में क्या लिखेंगे? 3 प्लस कितना चाहिए था रिकवरी? 30,000। उसमें से कितना रिकवर हो रहा है? ये 29 था और ये 30 था। दोनों का डिफरेंस कितना है? कौन से ईयर में मिलेगा? ये कौन सा ईयर है बोलो? थर्ड। फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो लिखना चाहिए। दैट इज हाउ मच? 4,000। करो 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 0.25। तो क्या मिलेगा? 3.25 ईयर। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3.25 ईयर। आई होप नो डाउट इन दिस। अब समझ में आया? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 अलग है, प्लीज ध्यान देना। Okay, now we are starting with the question number 4. Excel Trading Company Limited is considering the purchase of new machine for the immediate expansion program. हमारे पास एक मशीन है जो हम लोग परचेस करने जा रहे हैं इमीडिएट एक्सपेंशन के लिए। There are 3 टाइप ऑफ मशीन इन द मार्केट फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, 3 मशीन अवेलेबल है। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। मशीन ए, मशीन बी एज वेल एज मशीन सी। तीनों में से हम लोगों को एक चॉइस करना है, ठीक है ना। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ मशीन इज 17,500, 12,500 एंड 9,000। तो अगर आप मशीन ए को परचेस कर रहे हो तो मशीन ए का कॉस्ट 17,500 है, मशीन बी का कितना है बोलो? 12,500 एंड मशीन सी का कितना है? 9,000। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप। सेविंग इज वन टाइप ऑफ इनकम। ओके, ये मशीन लाएंगे तो सेविंग होने वाला है। एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, एडिशनल कॉस्ट इज एक्सपेंसेस। अगेन एस्टिमेटेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल इनकम, additional cost maintenance expenses, additional cost of supervision mean expenses. And estimated life of the machine is a 10 year, 6 year and 5 year. Taxation is a 40% of the profit. We are required to advise the management which type of machine should be purchased for the payback period. ये बोला कि payback period के लिए तीनों में से कौन सा मशीन परचेस करना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, if we are doing a 3 project, 1, 2 and 3, एक का payback period है 2 years, एक का पेबैक पीरियड है 1 ईयर और एक का पेबैक पीरियड है 2.5 ईयर। पेबैक पीरियड का मीनिंग क्लियर है? हम लोगों ने जितना फंड्स इन्वेस्ट किया वो कितने पीरियड में रिटर्न होगा, दैट इज नोन एज अ पेबैक पीरियड। ओके, पहला प्रोजेक्ट क्या है? टेक्स्ट बुक का नहीं है ये सवाल, यहाँ ध्यान दो। पहले प्रोजेक्ट में कितना पेबैक पीरियड है? 2 ईयर्स। सेकेंड में कितना है? 1 ईयर। और थर्ड में कितना है? 2.5। अगर आपको पूछा जाएगा इनमें से बेस्ट कौन सा है, आप कौन सा चॉइस करेंगे? सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए पैसे प्रोजेक्ट नंबर 2 1 ईयर में आपको रिकवर करके दे रहे हैं। तो पेबैक पीरियड में जो लोअर पेबैक पीरियड है दैट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर अस। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो 2 साल में रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल में रिटर्न मिल रहा है। तो जितने जल्दी हम लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो रिकवर होता है, दैट प्रोजेक्ट इज बेस्ट फॉर अस। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कौन सा बेस्ट रहेगा? सेकंड। तो वी इन दिस क्वेश्चन आल्सो वी आर हैविंग 3 मशीन्स, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और इनका पेबैक पीरियड निकाल के आपको बेस्ट वन चॉइस करना है। समझ में आया लॉजिक? ठीक, अब ध्यान सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? सीएन। आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं? पेबैक पीरियड। इसमें हम लोगों को चाहिए कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। हाउ मेनी मशीन्स आर देयर? 1 A B C क्लियर? तो पर्टिकुलर मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, यहाँ तक राइट है। चलो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? इनकम। इनकम मीन्स वन टाइप ऑफ सेविंग। तो जितने सेविंग है सारे लाइन में बोलो। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप 400, 750, फर्स्ट वाला 400, सेकंड वन 750, थर्ड वन 250 268, but 10 है 250,
नेक्स्ट, Savings in direct wages. तो सेविंग इन Direct wages. कितना? 2,750. हाँ 6,000. 2,250. 2250, राइट. नेक्स्ट वन, Expected savings in indirect materials. नेक्स्ट कितना? 100. हाँ सेकेंड मशीन में नहीं है और 250. राइट, कुछ नहीं कॉपी कर रहे सारे सेविंग्स को. और बोलो, खत्म. अब करेंगे इनका टोटल. इसको बोला जाएगा टोटल इनकम. थ्री थाउजेंड टू, 250. राइट. एंड नेक्स्ट वन, 6,700. हो गया टोटल इनकम. लेस व्हाट? Expenses. चलो बोलो, व्हाट आर द एक्सपेंसेस आर देयर? Additional cost on indirect material. Machine B. एडिशनल कॉस्ट कितना? उधर नहीं है, सिर्फ मशीन B में 400. और कुछ? नेक्स्ट, Additional cost on maintenance per year 750, 550 और 500. 750 550. और 500. नेक्स्ट, Additional cost on supervision. कितना? सिर्फ मशीन B में 500 नहीं 800. नेक्स्ट, खत्म. ओके, दीज आर द एक्सपेंसेस ना. इनको सबको आप डायरेक्टली क्या करोगे? माइनस. इसमें से 3250 माइनस 750, 2,500. बेटा जरा कैलकुलेट करो. 5,000. 5000. ओके, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. यहाँ तक तो बहुत नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था. दिस इज इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस किया, वी गॉट अ प्रॉफिट. बट इसमें से डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस किया है क्या? नहीं. तो दिस इज नोन एज अ नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स. ये पॉइंट समझा? अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं. बट वी हैव टू फाइंड आउट इट. आपको फाइंड आउट करना होगा कैसे. When the depreciation rate is not given, for the depreciation we are having one formula: cost minus scrap value divided by estimated life. ये फॉर्मूला से हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं. अब मशीन ए का निकालेंगे. मशीन ए का कॉस्ट कितना है? चेक करो. 78,500 है ना. स्क्रैप वैल्यू नहीं है कुछ भी, मतलब जीरो. एंड लाइफ इज आल्सो गिवन एट द एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द क्वेश्चन, 10 years. That is 17,500 divided by 10, मतलब 1,750. समझा? मतलब डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं है, बट हमारे क्वेश्चन में अगर उसका लाइफ कॉस्ट सब अवेलेबल करके दिया तो आप डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो. समझा कि नहीं समझा? ओके, कितना है? 1,750. वैसे ही बी का निकालेंगे. और द कॉस्ट ऑफ बी 12,500. उसका स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो नहीं लिख लो. डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लाइफ? 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो रहा है? 2,083. 850 ना. नहीं 83. 2083. ओके, ये पर एनम है क्योंकि आपने ईयर से डिवाइड किया, तो ये एक साल का डेप्रिसिएशन. सी के लिए व्हाट इज द कॉस्ट? 9,000. डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज़ लाइफ इज अ 5 years. 1,800. 1,800 पर एनम. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे अभी बताओ. समझा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है, काय नाही कळत आहे. बरं, तुला एवढं लक्षात ठेव की डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज है. क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. कॉस्ट कितनी है? देखो क्वेश्चन में दी है कॉस्ट ए में 17,500 है. उसको उसके लाइफ से डिवाइड करो. स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं है. लाइफ क्वेश्चन के लास्ट में दिया है 10 years. किया, डिवाइड हो गया डेप्रिसिएशन. समझ में आता है? हाँ, बट माइनस नहीं है, जीरो इसलिए नहीं किया. अगर होता तो करते थे स्क्रैप वैल्यू. देन क्लियर हुआ? ओके, नाउ प्लीज कंसंट्रेट. दिस इज द डेप्रिसिएशन राइट डाउन टू ईच एंड एवरी कॉलम. 1,750, देन व्हाट? 2,083 एंड 1,800. डेप्रिसिएशन क्या करेंगे सबसे पहले? माइनस. ये फॉर्मेट क्लियर है ना? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है क्या? ये फॉर्मेट ये वाला है. अभी देखो हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन पीबीटी मिलेगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे. राइट है? मैं इसको रफ करूँ? जगह चाहिए मुझे.
नहीं समझेगा मैं बताऊंगी वापस। सी लेस डेप्रिसिएशन किया मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से डेप्रिसिएशन टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया, अब डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो तो वी गॉट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करो माइनस प्रॉफिट 750 450, इसमें से क्या माइनस करोगे बोला टैक्स, टैक्स का रेट क्वेश्चन में बोला है कितना दिया है बताओ 40% बोला है ना 40%, वो किसके ऊपर इसके ऊपर 750 into 40% 300 only, next one 167 राउंड अप कर दो, नेक्स्ट माइनस करो, वी गॉट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, नेक्स्ट 1750 and यहाँ पे दिस इज नोन एज व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस और नो। बट अगर आपको क्या चाहिए सीआई चाहिए ना, सीआई के लिए क्या करते हो वापस से ऐड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो निकाला था कितना था 1750 2083 1800 करो एडिशन प्लीज 2200 833 and this is known as a what cash inflow, जो हम लोगों को चाहिए दैट इज द सीआई। समझा सीआई कैसे निकाला, तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखा है वो यहाँ पे वर्टिकली हुआ बिकॉज़ योर इनफ्लोज आर सेम। बोलेंगे क्वेश्चन में इनफ्लो अलग अलग है, नहीं है, ईच एंड एवरी इट इज सेम, ये समझ में आया। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बोलो, पे बैक पीरियड, सही है ना, एक पे बैक पीरियड में करके दिखा दो, फर्स्ट वाला पे बैक पीरियड इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, सिंपल। अभी प्रोजेक्ट एक के लिए बोलो व्हाट इज द आउटफ्लो, पैसा आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो 17500 कॉस्ट है ना उसका, तो 17500 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मशीन का कैश इनफ्लो कितना 2200 कितना आया 7.95 7.95 है ना ईयर्स आए ये। बी का भी करते हैं, चलो बी का बोलो कितना है, बी के लिए आउटफ्लो कितना है 12500 डिवाइडेड बाय इनफ्लो 3833 करो 3.26 ईयर्स एंड सी के लिए व्हाट इज आउटफ्लो 9000 डिवाइडेड बाय व्हाट 1800 कितना 4.35 years। अब इन्होंने बोला which one is the best, कौन सा मशीन का पेबैक पीरियड सबसे लो है, सी मशीन का नहीं, बी मशीन का पेबैक पीरियड सबसे लो है, हम लोग क्या लिखेंगे which machine we have to choice B because B gives a return with a minimum period। कैसे लिखेंगे कंक्लूजन, मशीन B should be selected because machine B's payback period is lower as compared to the other machines। Done? समझा अभी? पढ़ा ना 4.5 डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कितनी है? मैंने रॉन्ग लिखा था Optional depreciation हाँ मैंने का रॉन्ग लिखा, सही है आपका 2070 लिखना चाहिए था 4 पॉइंट कितना 4.35 सही है, करो रहा, चलो फोटो ले लो। नाही तेव्हाच घेतला होता आधीच आम्हाला 1800 लिहिले होते, खाली 1800 लिहिले होते। काय ठरवलं तुम्ही त्याच्यात? मला विचारलं का तुला?
बराबर है, बड़े से पावणे वगैरह में ऐड कर जाएगा, फर्स्ट है ना। Okay, now we are starting with the question number 5. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, J Company Limited is proposing to expand its production. It can go for the standard machine costing 50,000 and assembled machine costing 50,000. We are having the two type of machine, standard machine as well as cost assembled machine. But दोनों का cash outflow कितना है? 50,000. That is the cost is 50,000. Now the life of both the machines are 5 years. दोनों machine का life भी 5 years है. The annual sales and cost is given below. Standard and assembled. Sales is given 50-50. Material, labor and variable overhead. See, sales is your income. Yes or no? सेल्स के इनकम में से हम लोग अगर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, वी गॉट नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। सही है ना? अपना फॉर्मूला हम लोग फॉलो करें, हुआ सेल्स माइनस ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस है चेक करो जरा। मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, एंड फाइनली यू गॉट नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। ठीक है, आगे कंप्यूट द प्रॉफिट compute the comparative profitability of the projects under the payback period and also calculate the payback profitability, ignore taxation depreciation। इस क्वेश्चन में बोला है पेबैक पीरियड तो निकालना ही है, उसके साथ क्या चाहिए? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन ये भी पूछा, सही है ना? चलो ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर? बोलो। 4 की 5। ओके, नाउ पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितनी क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट वन इज अ standard machines and second one is the which machine? Assembled machine. Particulars. First of all you have to write down sales, that is the income. कितना sales है? 50,000 as well as 50,000. Less all type of expenses. Expenses में material, labor and overhead. बोलो। 15,000 7,000। Okay, ये था labor and this is known as a variable overhead. फिर यहाँ पे 15,000 6,000 as well as 6,000. These are the expenses, डिडक्ट करो और बताओ कितना आता है। This one is a 21. Second one is 23,000. कोड पे ध्यान देना। क्वेश्चन में क्लियरली से रहा है इग्नोर टैक्सेशन एंड डेप्रिसिएशन। बोला है कि नहीं बोला? तो टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आएगा क्या? नहीं। अगर टैक्स भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया इसी को क्या बोला जाएगा? कैश इनफ्लो। फाइंड आउट करना था। अब आपको चाहिए व्हाट? पे बैक पीरियड। योर इनफ्लोज आर सेट बिकॉज़ योर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, तो कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय कैश इनफ्लो। पहला स्टैंडर्ड मशीन पीरियड, व्हाट इज द कैश आउटफ्लो फॉर स्टैंडर्ड मशीन? 50,000 है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट? 21,000। करो 2.38 years बोलना बताओ। देन असेंबल्ड मशीन 50,000 डिवाइडेड बाय 23,000। समझ रहे हो ना? 50,000 इज द कॉस्ट, उसको इनफ्लो से डिवाइड किया, कितना आया? 70217 ईयर। ये सही है। अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड व्हिच वन इज द बेस्ट? व्हिच मशीन इज द बेस्ट? सेकंड, जिसका पेबैक पीरियड कम है दैट मशीन इज द बेस्ट फॉर अस। पेबैक पीरियड हो गया। They say that what? Find out pay back profitability. मुझे बताओ कौन सा कैटेगरी? कैश इनफ्लोज आर सेम और नॉट सेम? सेम। कैश इनफ्लोज आर सेम, राइट ना? जब हमारे इनफ्लोज सेम है तो इन दैट सिचुएशन को पहले वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। करेक्ट बात? तो फॉर्मूला इज व्हाट? CI इनटू एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। नाउ मशीन में स्टैंडर्ड मशीन का कैश इनफ्लो देखो कितना है? 21,000 है ना, इनटू एस्टिमेटेड लाइफ मतलब प्रोजेक्ट का लाइफ कितना दिया है क्वेश्चन में? बोला है ना 5 इयर्स, तो 5 माइनस पेबैक पीरियड कितना है? 2.38। करो, इनको माइनस करो देन मल्टीप्लाई करो। कितना? 5 minus 2.38 into 21,000 55,020।
स्टैंडर्ड मशीन के बाद कौन सा आता है? मॉडर्न मशीन. व्हाट इज द आउटफ्लो, इनफ्लो सॉरी, 23,000 मल्टीप्लाई बाय ईयर तो 5 है और इनका पेबैक पीरियड 2.70. तो पहले दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करो, देन मल्टीप्लाई करो. 65,090. अकॉर्डिंग टू पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच वन इज द बेस्ट? सेकंड इज द बेस्ट. प्रॉफिट किसका ज्यादा है? राइट. सी पेबैक पीरियड में क्या सोचना है, जो कम है वो बेस्ट है. पर जब प्रॉफिट के बारे में सोचते हो तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में तो ये तो प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट जहाँ पे ज्यादा है दैट वन इज द बेस्ट. तो मॉडर्न मशीन इज द बेस्ट. दैट इज द असेंबल्ड मशीन इज द बेस्ट, नॉट अ मॉडर्न मशीन. देन द क्वेश्चन नंबर 6. Alpha Limited is producing an article mostly in the hand labor and is considering to replace it by a new machine. There are the two alternative models, P and Q of the new machines. Prepare a statement of the profitability showing the payback period from the following information. Estimated life of the machine is a 4 year as well as 5 year. We have the two machine P and Q. इनमें से आपको बेस्ट में चॉइस करना है कि कौन सा चॉइस करना है, जो हम लोगों को डिसाइड करना है. और इनका लाइफ खुद दे के रखा है 4 year as well as 5 year. Cost of machine 9,000, 18,000. Cost is known as a cash outflow. That is the investment. Estimated saving in a scrap. Saving is income. Estimated saving in direct wages. It is also income. Additional cost of maintenance. Additional cost of supervision expenses. All income minus expenses. We got net profit before depreciation, before tax. Now they say that ignore the depreciation and taxes. तो जो आपको net profit before depreciation, before tax मिला वही आपका क्या है? Cash flow. सही है. एंड फिर आगे क्या पूछा है? सिंपल सा है, कैलकुलेट द पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है. पर पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए क्या चाहिए? पेबैक पीरियड. तो पहले आप पेबैक पीरियड निकालेंगे, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. डन. इजी है. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द ओनिडा लिमिटेड, कैलकुलेट द पेबैक पीरियड एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. They say that find out both techniques, payback period as well as what? Payback profitability. Sales is given 8,000, variable cost is given 3,000, it's normal. After that, fixed cost is 2,000, excluding depreciation, and investment is 10,000. Okay. After that, life is 10 year and tax rate is 50%. Is it very easy? कर सकते हो क्या? क्या करोगे बताओ? Payback period के लिए सबसे पहले सेल करो. Same pattern. Sales minus all your expenses. तो sales minus variable cost, fixed cost. आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स. फिर हम लोगों को माइनस करना है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन दिया है क्या? नहीं. बट वी हैव टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन बाय द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? 10,000 एंड लाइफ इज व्हाट? 10. 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 1,000. डेप्रिसिएशन कितना आया? 1,000. फिर 1,000 माइनस करो, फिर 50% का टैक्स माइनस करो एंड वापस से डेप्रिसिएशन ऐड करो. वी गॉट टू सी दैट. एंड फिर बोथ कैलकुलेट करो. इजी है, कर सकते हो ये सब. गुड. दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट? 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 निकालो प्लीज. चार्ली कंपनी लिमिटेड विशेस टू बाय अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख. कोणते का मशीन हम लोग परचेस करने जा रहे हैं? 2 लाख. तो 2 लाख इज व्हाट? कैश आउट. देन द लाइफ ऑफ दिस मशीन इज 10 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू इज 5,000. लाइफ कितने का मशीन था? 10 years का लाइफ है. स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन. हाउ मच इज द स्क्रैप वैल्यू? 5,000. फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल. एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. मुझे बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, मतलब इनमें से कौन सा सिचुएशन है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसमें आगे आपको कैलकुलेट करना है. सही है. ओके ठीक है. देन रेट ऑफ टैक्स इज गिवन. डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो रहा है. दे से दैट फाइंड आउट पेबैक पीरियड, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी एंड एआरआर. बट आप एआरआर फाइंड आउट नहीं करेंगे. आप ये दो ही मेथड फाइंड आउट करेंगे. एआरआर अभी तक मैंने नहीं सीखा तो उसको छोड़ दो. नंबर 8. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 8 का इंफॉर्मेशन देखो क्या देके दिया है. सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? सेल्स. सेल्स में क्या नहीं है. डायरेक्टली they say that profit before tax. How much is the profit before tax? 20,000. लेस टैक्स. कितना परसेंट है? करो कैलकुलेट. 20,000 के ऊपर 35% 7,000 माइनस 13,000. दिस इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यस और नो? इसमें ऐड करेंगे वापस से डेप्रिसिएशन. बट डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन. तो फॉर डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ. व्हाट इज द कॉस्ट? 20,000. 20,000 is your cost. Minus scrap value 5,000 and life कितना दिया है? 10 years. So
This will be 15,000 divided by 10. That is 1,500 per annum. And ये depreciation यहाँ पे add करेंगे. We got 14,500. And this is known as a what? Profit. बोलो. No. इसको क्या बोलते हैं? CR. Directly CR. समझा? Once you got a CR, can you find out the payback period and payback profitability? Easy है, कर सकते हो. Good. Okay. Now we are starting with the question number 10. In the question number 10, they say that find out the payback period as well as ARR. Ignore the ARR. Okay. What's the information given in the question? Cost is 5,20,000. That is a cash outflow. Okay. After that, annual profit after tax and depreciation. Annual profit is given, which is the after tax and depreciation. Question number 10. Annual profit after tax and depreciation. It means what? Profit is available, which is the after tax and depreciation. This is known as a what? Profit after tax. Years available है, check करो. और after tax and depreciation मतलब ये after tax है. तो after tax के बाद क्या होता है? Depreciation add करते हो. तो when you want a depreciation add किया तब जाके क्या मिलेगा? CR. और payback period में यहाँ पे देखो interest सेम ही क्या रहा है? different flows आते हैं. तो यहाँ पे कॉलम क्या बनेगा? Cumulative cash inflow. These are the column for payback period. Okay. Now, what is the inflows? Profit after tax कोई बताएगा मुझे? 30,000 बोलो. 50,000, 70,000, 90,000, 1,10,000. सही है. What is the depreciation? Is it given? नहीं दिया है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा. डेप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कॉस्ट अवेलेबल है, यहाँ कर रहे हैं फाइंड आउट. मान लो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? 5,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 20,000 शायद, डिवाइडेड बाय 5. 1 lakh per annum. तो डेप्रिसिएशन each and every year how much? अभी क्या फाइंड आउट करना है? CR. कैसे मिलेगा? इन दोनों का एडिशन. 1 lakh plus 30, 1,30,000. Then next one 1,50,000, 1,70,000, 1,90,000, 2,10,000. सही है. अब क्यूमुलेटिव में एडिशन होता है कि नहीं? कैसे? 1,30,000 का 1,30,000 प्लस 1,50,000, 2,80,000, 2,80,000 प्लस 1,70,000, 3 lakh की 4 lakh 4 lakh 50 प्लस 1,90,000, 6 lakh 40 प्लस 2 lakh 10, 8 lakh 50. हो गया. Once you got this, अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? Payback period is equal to number of year plus what? Required amount divided by annual cash inflow. This is the formula. Okay. What is your outflow? 5,20,000. तो 5,20,000 आपको उससे कम CCI में फाइंड आउट करो. कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर. अभी आपका रिक्वायर्ड था 5,20,000. उसमें से हम लोग रिकवर किया 4,50,000. करो माइनस 70,000. दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट. और ये रिकवर होगी फोर्थ ईयर में, इसलिए फोर्थ ईयर का ओनली CI, नॉट CCI, ओनली CI. दैट इज 1. करो डिवाइड 70,000 डिवाइड बाय 1,90,000. 0.37. That is 3.37 years. Easy था? I hope no doubt in this. समझो अच्छी तरह से. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हो. तो इसका पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा देती हूँ. when your inflows are not seen. तो पहला सम है ना. ओके, ध्यान देना. How you can find out payback प्रॉफिटेबिलिटी. इसका फॉर्मूला बहुत इजी है. टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. टोटल कैश इनफ्लो मतलब आपको जो इनफ्लो हुआ उसका टोटल, और वो टोटल CCI का लास्ट अमाउंट आता है ऑलवेज. इसी का तो एडिशन किया है ना. तो टोटल कैश इनफ्लो इज हाउ मच? 8,50,000 माइनस व्हाट इज योर कैश आउटफ्लो? 5,20,000. यस, 5,20,000. करो माइनस 3,30,000. तो 3,30,000 इज द पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. सिंपल है, समझ में.
Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.